हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम काबा का उदास चेहरा देखते हैं। काबा को गोकू और वेजिटा ने बता दिया होता है कि आखिर कॉलीफिला के साथ क्या हुआ। इसके वजह से काबा काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहा होता है। काबा बोलता है कि मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कॉलीफिला हमें छोड़कर चली गई। कॉलीफिला हमेशा से ही अपने बहन की रक्षा करना चाहती थी, वो भी अपनी आखिरी सांस तक। तभी किंग सैडाला बोलते हैं कि तुम इतना उदास क्यों हो रहे हो। कॉलीफिला ने ऐसा किया भी। कॉलीफिला एक प्राउड सोल्जर की तरह मारी गई। कॉलीफिला हमेशा से मेरे लिए एक सिरदर्द थी, पर वहीं पर दूसरी तरफ कॉलीफिला एक प्राउड और लॉयल सैयन थी अपने लोगों के लिए। कॉलीफिला अभी के लिए जा चुकी है, पर उसके किए गए काम कभी भी भूले नहीं जाएंगे। तुम दोनों के भी एफर्ट्स हमेशा ही याद रखे जाएंगे। तभी इस बात को सुनकर गोकू भी काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहा होता है। गोकू बोलता है कि अभी के लिए तो ऐसा ही है। मुझे नहीं पता कि इस यूनिवर्स के प्लैनेट नेमेक के ऊपर डिवेंस ने कब्ज़ा किया है कि नहीं, और मैं नेमेकियंस को सेंस भी नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ से। पर जब हम अंत में लूसिफ को हरा देंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कॉलीफिला को वापस ज़रूर लाऊँगा। कॉलीफिला बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी और वो अपने बहन से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करती थी। इसीलिए केएल के लिए इसको समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा कि उसकी बहन अब नहीं रही। तभी वेजिटा एकदम से बोलता है कि अब वक्त आ चुका है कैकारोट। अगर केएल इस बात को सुनकर अपना कंट्रोल खो देती है तो उसे खो देने दो। अगर वो ऐसा करती है तो मुझे उसे फोर्सफुली रोकना होगा, पर अभी के लिए ये ज़रूरी है कि हम उसे ठीक कर दे वापस। इसीलिए मैं केएल को सेंसर भी देने जा रहा हूँ। जब केएल जाग जाए काबा, उसे समझाने का काम तुम्हारा है। पर एक बात का ध्यान रखना काबा, केएल को होश आते ही उसे एकदम से कॉलीफिला के मरने के बारे में मत बता देना। उसे थोड़ा टाइम देना सिचुएशन को समझने के लिए। यहाँ पर सिर्फ तुम ही एक लौते हो जिसका कोई रिश्ता है केएल के साथ। तभी एकदम से वेजिटा केएल के पास चला जाता है। वेजिटा बोलता है कि लो, ये खा लो। इसे खाने से तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा और तुम एकदम से ठीक हो जाओगी। जैसे ही वेजिटा केएल तक पहुँचता है, वैसे ही केएल एकदम से उस सेंसर बिन को खा लेती है। जैसे ही केएल उस सेंसर बिन को खाती है, केएल को एकदम से होश आ जाता है। केएल बोलती है कि अभी मैं कहाँ पर हूँ। केएल को होश में आता देख काबा भी एकदम से खुश हो जाता है। काबा बोलता है कि केएल, तुम बिल्कुल पहले जैसी हो गई, तुम अब सुरक्षित हो। मास्टर वेजिटा, आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। तभी केएल एकदम से उठकर बैठ जाती है। केएल बोलती है कि काबा, आखिर कॉलीफिला कहाँ पर है? क्या उसे दूसरे रूम में रखा गया है? कॉलीफिला का नाम सुनकर काबा फिर से उदास हो जाता है। काबा की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। काबा बोलता है कि नहीं, कॉलीफिला अब हमारे साथ नहीं है केएल। कॉलीफिला अब जा चुकी है। कॉलीफिला उस बैटल में मारी जा चुकी है केएल। काबा को एकदम से कॉलीफिला के बारे में केएल को बताता देख गोकू एकदम से डर जाता है। गोकू बोलता है कि काबा, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तभी वेजिटा भी इस चीज़ को सुनकर बोलता है कि बेवकूफ़ कही के, मैंने तुम्हें क्या समझाया था, उसे थोड़ा टाइम दो इस सिचुएशन को समझने के लिए। सभी को लग रहा होता है कि केएल इस बात को सुनकर एकदम से अपना कंट्रोल खो देगी, पर इसका बिल्कुल उल्टा होता है। केएल इस बात को समझ जाती है और केएल बोलती है कि तो ऐसा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ कॉलीफिला के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने बहन को प्राउड महसूस करवा पाऊँगी, चाहे वो मुझे कहीं से भी देख रही हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ मेरी बहन से कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर सैयन बन के दिखाऊँगी। ये बोलते हुए केएल के चेहरे पर एक स्माइल होती है। गोकू एकदम से इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा चेंज कैसे हो जा सकती हो? वेजिटा बोलता है कि आखिर तुम किस तरीके की बातें कर रही हो? क्या मैं सच में उसी औरत से बात कर रहा हूँ जिसका सामना हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में किया था? काबा बोलता है कि मुझे पता था कि तुम इस बात को समझ जाओगी केएल। मुझे लगता है कि इन दोनों को अभी भी ये लग रहा है कि हम लोग इमैच्योर बच्चे हैं और टूर्नामेंट ऑफ पावर के गुजरे हुए 10 साल बीत चुके हैं, पर शायद ये लोग इस बात को भूल चुके हैं। और इन 10 सालों में सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ कि केएल ने अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया। केएल अभी अपने इमोशंस को भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पाती है और कॉलीफिला भी इस चीज़ को जानती थी। हम लोग अब इतने ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं कि हम लोग डेथ को समझ चुके हैं। हमें पता लग चुका है कि हम एक वॉरियर रेस है और वॉरियर रेस के लिए मौत एक सच्चाई से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। हमारे प्लेनेट में ना जाने ही कितने सारे सेयंस मारे जाते हैं हर दिन, पर हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। गोकू बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा मैच्योर बन जाओगे। क्या मैंने सही कहा वेजिटा? तभी वेजिटा एकदम से काबा से बोलता है कि इस बारे में तुम्हें पहले बताना चाहिए था मुझे। तुमने हमारा काफ़ी सारा वक्त बेकार कर दिया बेवकूफ़ कही के। तभी काबा बोलता है कि मुझे माफ़ करना मास्टर, मैं अगली बार से इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखूँगा।
तभी वेजिटा बोलता है कि इन सब चीज़ों को अभी जाने दो, हमारे पास अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। और तुम लोगों ने ये भी देख लिया है कि ये डीमंस कितने ज़्यादा पावरफुल है, जिसका मतलब तुम लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि बाकी के यूनिवर्सेस को हमारी हेल्प की ज़रूरत है। इसीलिए मुझे उस शख्स को बुलाने दो जो तुम्हारी मदद कर सकता है। जैसे ही वेजिटा इतना बोलता है वैसे ही दरवाजे से कोई अंदर आता है, जिसके वजह से गोकू, किंग सेडाला एंड काबा पीछे की तरफ देख रहे होते हैं। और तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में रिवील हो जाता है कि आखिर दरवाजे से अंदर कौन आ रहा था। वो और कोई नहीं होता बल्कि वो होता है दूसरे टाइम से आया हुआ ट्रंक्स। वेजिटा बोलता है कि तुम्हारी मदद मेरा बेटा कर सकता है, जिसका नाम है ट्रंक्स। तभी ट्रंक्स बोलता है कि मुझे ज़रा माफ़ करना, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। ट्रंक्स को देखकर काबा एकदम से हैरान रह जाता है। काबा बोलता है कि मास्टर, क्या ये एक हाफ सेयन है? इसके बाल तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। तभी ट्रंक्स बोलता है कि मुझे नहीं पता कि फादर ने कितना एक्सप्लेन किया है तुम लोगों को, पर एक बात तो पक्की है कि तुम्हारा यूनिवर्स खतरे में है बाकी के यूनिवर्स के साथ। शायद मेरे फादर और गोकू के आने की वजह से तुम्हारा प्लेनेट सेफ है, पर हम बाकी के प्लेनेटों के ऊपर कब्जा करने नहीं दे सकते लूसिफ के डीमंस को, जिसकी वजह से हमें सेयंस की ज़रूरत है, और साथ ही में तुम्हारे स्पेस स्पॉट्स की भी। और मुझे पता है कि इस यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी तुम लोग ही हो, इसीलिए अब सब कुछ तुम लोगों के ऊपर ही है। हम हमारे यूनिवर्स को किसी तरीके से हैंडल कर चुके हैं, तुम्हें बस तुम्हारे यूनिवर्स को बचाना है। जब मेरे डैड उस डीमन से लड़ रहे थे तब मैं इस प्लेनेट को देख रहा था। मैं इस प्लेनेट के अलग अलग हिस्सों में गया और मैंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जिंदा है, और साथ ही में यहाँ पर काफ़ी सारे शिप्स भी मौजूद है। इसलिए अभी हमें यहाँ से निकलना होगा और बाकी के बचे हुए प्लेनेटों को बचाना होगा। तभी एकदम से किंग सेडाला बोलते हैं कि तुम्हें ये दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, मेरे लोग काफ़ी टाइम पहले से ही इस यूनिवर्स की रक्षा करते आए हैं, वो भी इस डिवाइन इन्वेजन से पहले, और ये हम दोबारा करेंगे। पर तुमने बिल्कुल सही कहा, हमने शायद काफ़ी ज़्यादा कैपिटल्स को खो दिया है, पर अभी भी स्टेशन मौजूद है जहाँ पर लोग काम करते हैं, और इसके लिए मुझे काबा, केएल और कॉलीफिला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और ट्रैवल करने के लिए काफ़ी सारे प्लेनेट मौजूद है, पर मुझे लगता है कि इससे काम बन जाएगा। तभी वेजिटा बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है, पर हमारे पास इस तरीके की टेक्निक मौजूद होनी चाहिए जिसकी मदद से हम प्लेनेट पर लैंड करने से पहले ही उस प्लेनेट में आए हुए डीमन का पावर लेवल चेक कर सके, ताकि तुम तुम्हारे प्लेनेट के सेयंस को सबसे कमज़ोर डीमन का सामना करने के लिए भेज सको। और इस बात का काफ़ी ज़्यादा सेंस बनता है। इस प्लेनेट पर डीमन एम्परर मौजूद था, इसका मतलब लूसिफ ताकतवर प्लेनेट पर ताकतवर डीमंस को भेज रहा है, और वहीं पर दूसरी तरफ कमज़ोर प्लेनेट पर कमज़ोर डीमंस को भेज रहा है। और इस चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए मैंने और कैकारोट ने अपने काफ़ी ज़्यादा क्लोन्स बना लिए हैं, जो कि हर उस प्लेनेट पर जा चुके हैं जहाँ पर ताकतवर डीमंस मौजूद है। अगर हम इस यूनिवर्स को छोड़कर चले भी जाएंगे तब भी वो क्लोन्स मौजूद रहेंगे, इसीलिए तुम्हें बस अपने लोगों को उन प्लेनेट तक पहुंचाना है जहां पर कमज़ोर डीमंस मौजूद है। किंग सेडाला बोलता है कि इससे पहले मतलब मैंने जिसे देखा वो एक क्लोन था, पर आखिर तुम्हारा एक क्लोन इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? तभी काबा एकदम से वेजिटा से बोलता है कि ज़रा रुको मास्टर, आखिर आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? और अगर आप जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ, मुझे अब और भी ज़्यादा ताकतवर बनना है। वेजिटा बोलता है कि बच्चे, तुम ताकतवर बनना चाहते हो, इस चीज़ की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और अपने अंदर के ताकत के भूख को कभी कम मत होने भी देना, पर अगर तुम मेरे साथ जाते हो तो तुम कुछ काम नहीं आने वाले हो, वो भी जब तुम्हारा एक आर्म कट चुका है। मैं बुल्मा से इस बारे में बात करूँगा, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है, और जैसे तुम्हारा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा फिर हम एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करेंगे। पर अभी के लिए तुम केएल और बाकी सबको ज़िंदा रखने की कोशिश करो, मेरी सारी उम्मीद तुमसे है काबा। इस चीज़ को सुनकर काबा एकदम से उदास हो जाता है। काबा बोलता है कि हाँ ठीक है मास्टर, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। काबा का ये सेंटेंस खत्म होते ही ट्रंक्स एकदम से एक पोर्टल ओपन करता है। ट्रंक्स बोलता है कि तो अभी कहाँ पर जाना है? हम लोग 2 यूनिवर्सेस को बचा चुके हैं, पर अभी भी 10 यूनिवर्सेस बाकी है। गोकू बोलता है कि जिरिन, हमें यूनिवर्स 11 पर लेकर चलो। ट्रंक्स, वेजिटो और मकुटो आमने सामने होते हैं। वेजिटो तैयार हो चुका होता है मकुटो का सामना करने के लिए। वेजिटो बोलता है कि मकुटो, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए जो काम तुमने मेरे लिए किया। तुम्हारा प्लान तो काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया खिंची के खिलाफ, और तुम्हारे वजह से मुझे उस बेवकूफ़ का आवाज़ फिर से नहीं सुनना पड़ेगा। पर इस चीज़ के ऊपर विश्वास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि तुमने मेरी मदद की बस मेरी आधी ताकत और मेरे साथ लड़ने का एक और अपॉर्चुनिटी पाने के लिए। तभी एकदम से मकुटो वेजिटो की तरफ आते हुए बोलता है कि शायद तुम्हारे लिए इस चीज़ के ऊपर विश्वास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा मॉडल, पर एक बात को कभी मत भूलना कि मैं 4th ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ इन द मल्टीवर्स, और इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। मैं हमेशा से ही चाहता हूँ कि मैं मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग का सामना करूँ, ताकि मैं अपने पावर और स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सकूँ, और इसी चीज़ के लिए बस मैं जीता हूँ। और वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ गॉड किलर,
मुझे उस सेकंड गॉड किलर का सामना करने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, जिसका नाम था जेरिन। पर अंत में वो मेरे हाथ आ गया। पर फिर भी मेरे बैटल की भूख कम नहीं हुई। मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारा सामना करूं। पिछले बार तो मैं तुम्हारे भाड़े के एक टट्टू से लड़ा था, पर इस बार मुझे तुम्हें हराने का मौका मिला है और इसीलिए मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत मानता हूँ। तभी वेजिटो एकदम से हंसने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि भाड़े के टट्टू, हाँ, मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा तरीका था काकारोट को डिस्क्राइब करने का, और तुम खुद को खुशकिस्मत मानते हो। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। तो क्या तुम तैयार हो गॉड किलर का सामना करने के लिए? तभी एकदम से मकुटो एक अटैक कर देता है वेजिटो के ऊपर, पर वेजिटो अपनी तेज़ी का इस्तेमाल करके इस अटैक को डॉज कर देता है। मकुटो एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है वेजिटो के ऊपर, पर मकुटो का एक भी अटैक नहीं लग रहा होता है वेजिटो को। वेजिटो बैकफ्लिप मारता हुआ मकुटो के हर अटैक को डॉज कर रहा होता है, और जैसे ही मकुटो एक और अटैक करता है वैसे ही वेजिटो वहाँ से गायब हो जाता है। जिस चीज़ को देखकर मकुटो बोलते हैं कि अभी से भाग रहे हो, तुमसे अच्छा तो जीरिन था। वेजिटो एकदम दूर जाकर अपीयर होता है। वेजिटो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जीरिन मेरे से अच्छा है। और रही बात भागने की, तो मैं यही कर सकता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भागना गलत है। जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है वैसे ही वेजिटो काफ़ी तेज़ी से एकदम से मकुटो की तरफ भागकर आ रहा होता है, जिस चीज़ को देखकर मकुटो के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। मकुटो बोलता है कि ये मत भूलना कि तुम्हारी आधी ताकत मेरे अंदर है। इसका मतलब जितना तेज़ तुम हो उतना तेज़ मैं भी हूँ। तभी मकुटो फिर से वेजिटो के ऊपर अटैक कर देता है, पर वेजिटो के चेहरे पर अभी भी एक स्माइल होती है और वेजिटो को मकुटो के इन अटैक से घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वेजिटो बोलता है कि बहुत अच्छे, अपनी ताकत को मुझे दिखाओ कमज़ोर कहीं के। क्योंकि लिए मकुटो के अटैक्स एकदम से जाकर वेजिटो को लगे हुए होते हैं, जिसके वजह से वेजिटो की बॉडी कट जाती है, पर वेजिटो को इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। वेजिटो बोलता है कि मुझे लगा ही था कि खिंजी का पावर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा मेरे लिए। वेजिटो इस वक्त खिंजी के टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसे देखकर मकुटो को एकदम से गुस्सा आ जाता है। मकुटो बोलता है कि इस तरीके का ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला है। ये बोलते हुए मकुटो एक पावरफुल एनर्जी बॉम्ब बना रहा होता है और एकदम से मकुटो वो अटैक शूट कर देता है वेजिटो के ऊपर। ये अटैक जैसे ही वेजिटो को लगता है वैसे ही हम देखते हैं कि वहाँ पर हर तरफ सिर्फ धूल और धुआं ही होता है। मकुटो बोलता है कि एक कारण था जिसके वजह से डाई और जेनो चाहते थे कि मैं तुम्हारा सामना करूँ। ये तो काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है कि तुम अभी से इस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास इस तरीके की टेक्निक नहीं होती तो शायद तुम हार भी जाते अभी। दूसरी तरफ इस बात को सुनकर वेजिटो बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर ऐसा होता तो शायद तुम मुझे हरा सकते थे। वेजिटो ने इतना बोला ही होता है कि इसके नेक्स्ट पेजेस में वेजिटो एकदम से रीजनरेट हो जाता है और फिर से मकुटो के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर काकारोट ने तुम्हें हराया तो हराया कैसे, और काकारोट की जो मेमोरीज मेरे अंदर मौजूद है उस मेमोरीज के हिसाब से उसने एंजेलिक स्माइट का इस्तेमाल किया था तुम्हारे खिलाफ, और इसके बाद वहाँ पर लाइट आ गया और लाइट ने तुम्हें ख़त्म कर दिया था। शायद तुम जैसे डीमन किसी भी तरीके के प्योर इंडिविजुअल का सामना नहीं कर पाते हो। इसका मतलब तो ये है कि मेरे खिलाफ तुम्हारे पास एडवांटेज है, क्या मैंने सही कहा? तभी मकुटो हंसते हुए बोलता है कि तुम भी तो एक डीमन ही हो, और अब जब के लिए तुम्हारे पावर्स भी मेरे अंदर आ चुके हैं, हम लोग इक्वल है, और मुझे पता है कि मैं तुमसे आज हारने नहीं वाला हूँ, पर तुम और मैं मिलकर इस डिवन राइम को रूल कर सकते हैं। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है गॉड किलर? तभी वेजिटो हंसते हुए बोलता है कि इक्वल, मुझे लगता है कि तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझने लगे हो दोस्त। हम इस राइम को मिलकर रूल करेंगे, पर एक डुओ की तरीके से नहीं, बल्कि मैं तुम्हें वापस वहीं पर पहुंचा दूंगा जहां से तुम आए थे। इसका मतलब मैं तुम्हें फिर से अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लूँगा, और अब ये करने के लिए मेरी बारी आ चुकी है। जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है वैसे ही वेजिटो के मुंह से एक तरीके का अटैक निकलता है, और इस तरीके के अटैक को होता देख मकुटो एकदम से डर जाता है। मकुटो बोलता है कि मैंने देखा तुमने हमारे कुछ टेक्निक्स को काफ़ी ज़्यादा मास्टर कर लिया है, पर फिर भी ये एक बेबी स्टेप से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही कमज़ोरों वाला अटैक है गॉड किलर। जैसे ही मकुटो ऐसा बोलता है वैसे ही मकुटो किसी चीज़ को नोटिस करता है। मकुटो बोलता है कि तुम। मकुटो देखता है कि उसके पास गॉड किलर आ चुका है, और मकुटो बोलता है कि आखिर ये क्या है, आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और इसके बाद ये रिवील हो जाता है कि आखिर वेजिटो क्या करने की कोशिश कर रहा है। वेजिटो के बॉडी से ब्लड निकलता है और वो एकदम से जाकर मकुटो के बॉडी के साथ चिपक जाता है, और वो इस तरीके से चिपका हुआ होता है जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो एकदम से मकुटो की एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, और बिल्कुल ऐसा मकुटो को भी लगता है।
मकुटो बोलता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मेरे एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हो? ज़रा रुको। तभी हमें दिखता है कि मकुटो की बॉडी एकदम से फूलने लग जाती है और मकुटो ने जो बोला था और हमने जो सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा होता है। मकुटो बोलता है कि क्या? रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ गॉड किलर। देखते ही देखते मकुटो की बॉडी बहुत ही ज़्यादा फूल जाती है और ऐसा लग रहा होता है कि मकुटो की बॉडी एकदम से फटने वाली है। और इसके नेक्स्ट पेजेस में बिल्कुल यही हो जाता है। मकुटो की बॉडी एकदम से फट जाती है। चारों तरफ सिर्फ खून के छींटे गिर रहे होते हैं, जिसके वजह से वेजिटो का चेहरा भी खून से रंग गया रहता है। वेजिटो बोलता है कि तुमने कहा था कि ये बच्चों वाला अटैक था, फिर से तुम इस बारे में सोचो बेवकूफ़। जैसे मकुटो का ब्लड ज़मीन पे गिरता है वैसे ही मकुटो का ब्लड फिर से मकुटो का शेप लेने लग जाता है और मकुटो फिर से अपने आप को जोड़ने में कामयाब हो जाता है। मकुटो बोलता है कि ये मॉर्टल, क्या इसका सामना जीनियस लाइट ने किया था? तभी वेजिटो एकदम से मकुटो के सामने आ जाता है। वेजिटो बोलता है कि क्या तुम तैयार हो? वेजिटो अपने पैरों तले मकुटो को कुचलने वाला होता है, जिसे देखकर मकुटो बोलता है कि तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था। तुम एक बेरहम मॉन्स्टर हो जिसे रोका नहीं जा सकता और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राउड महसूस हो रहा है कि मैं वो देख रहा हूँ जो जी और एस ने देखा था और ग्रैंड पीच ने भी देखा था, वो भी अपने फाइनल मोमेंट में। तभी वेजिटो एकदम से रुक जाता है और वेजिटो हंसने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि जी, एस और डाई ने अपने आखिरी मोमेंट में ये देखा था। स्पेशली जी और एस, उन्हें तो मेरे भाड़े के टट्टुओं ने हरा दिया था। इस चीज़ को सुनकर मकुटो और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है। मकुटो बोलता है कि क्या? तभी वेजिटो एकदम से मकुटो को अपने पैरों तले कुचल देता है और वेजिटो बोलता है कि अब तुम मरो। जैसे ही वेजिटो मकुटो को कुचल देता है वैसे ही मकुटो का खून चारों तरफ फैलने लग जाता है और मकुटो एक बार फिर से अपने आप को जोड़ने लग जाता है। और जैसे ही मकुटो अपने आप को जोड़ लेता है वैसे ही मकुटो बोलता है कि ये तो काफ़ी मज़ेदार था। अब तुम्हें समझ रहा होगा कि मैंने इक्वल क्यों कहा था। तुम एक ब्लड डीमन को कभी भी नहीं हरा सकते हो और तुम्हें तो ये भी नहीं पता लगा था कि आखिर तुम खिंजी को कैसे हराओगे, वो भी अपने तरीके से। और यही सेम चीज़ बिल्कुल मेरे साथ भी हो रहा है। तुम्हें अब भी नहीं पता कि ब्लड डीमन को कैसे हराया जाता है, वो भी अपने खुद की टेक्निक से। तभी वेजिटो को हम देखते हैं। वेजिटो नीचे बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। वेजिटो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। थोड़े देर पहले तक तो मुझे नहीं पता था कि ब्लड डीमन को कैसे हराया जाता है, पर कुछ देर पहले तुमने ही मुझे आइडिया दे दिया। याद है तुमने मुझे ये कहा था कि तुम मेरे ब्लड को ऑब्जॉर्व कर रहे हो और मेरी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हो, और तुम्हारे इस बेवकूफ़ी वाले शब्दों के वजह से मुझे एक आइडिया मिल गया। तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि कितने टेक्निक्स अभी भी मुझे आते हैं और जो कि मैंने अभी भी तुम्हारे ऊपर ट्राई नहीं किया है। सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। बेवकूफ़, ज़रा पीछे पलट कर देखो तुम्हारे पीछे क्या है। जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है वैसे ही मकुटो एकदम से हैरान रह जाता है और हम देखते हैं कि मकुटो के पीछे सेल का टेल आ चुका होता है, जिस चीज़ को देखकर मकुटो एकदम से डर जाता है। मकुटो बोलता है कि आखिर ये क्या है। मकुटो इतना बोला ही होता है कि तभी एकदम से सेल का टेल जाकर चिपक जाता है मकुटो के बॉडी के साथ और एकदम से मकुटो की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने लग जाता है। और इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि आखिर सेल का टेल वहाँ तक पहुँचा कैसे। वेजिटो ने ज़मीन के अंदर से सेल के टेल को घुसाकर मकुटो के पीछे तक पहुँचाया हुआ होता है और देखते ही देखते मकुटो को एकदम से वेजिटो ऑब्जॉर्व करने लग जाता है। मकुटो बोलता है कि कैसे, आखिर तुम्हारे पास इस तरीके की एबिलिटी आई तो आई कहाँ से। मकुटो ने इतना बोला ही होता है कि मकुटो का खेल भी खत्म हो जाता है। सेल का टेल अपना काम कर चुका होता है और फिर से सेल का टेल एकदम से वेजिटो के आर्म के अंदर आकर छुप जाता है। वेजिटो की आंखें एकदम से रेड हो चुकी होती है। वेजिटो बोलता है कि इससे मुझे ये याद आया कि आखिर मेरी सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई थी। वेजिटो के मकुटो को ऑब्जॉर्व करती ही एकदम से एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिस चीज़ को देखकर वेजिटो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि अब वक्त आ चुका है लास्ट 2 एम्परर से मिलने का, और वो लोग भी बैटल के लिए उतने ही ज़्यादा भूखे होंगे जितना ज़्यादा मैं हूँ, और ये एक बहुत अच्छा साइन है एक ग्रेट बैटल के लिए। मेरा इंतज़ार करना बेवकूफ़ो, मैं बहुत ही जल्द वहाँ तक आ रहा हूँ। जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है वैसे ही वेजिटो एकदम से पोर्टल के अंदर चला जाता है। वेजिटो के पोर्टल के अंदर जाते ही एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम यामचा को देखते हैं। यामचा बोलता है कि अब आओ भी, पिकोलो अब मेरे साथ है और मैं खुद को पिकोलो के सामने एम्बेरेस होने नहीं दे सकता। तुम्हें बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि तुम गलत इंसान का सामना कर रहे हो। यामचा की इन सब बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता उन डीमंस के ऊपर और वो डीमंस एकदम से यामचा के ऊपर कूद पड़ते हैं। तभी यामचा एकदम से अपना ट्रेडमार्क अटैक वुल्फ फैंग फिश कर देता है उन डीमंस के ऊपर। जैसे ही यामचा ये अटैक करता है वैसे ही वो तीनों के 3 डीमंस हार जाते हैं और इस चीज़ को देखकर यामचा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। यामचा बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, ये तो बिल्कुल वैसा है जिस तरीके से पिकोलो मुझे बता रहा था।
मुझे लगता है कि मुझे खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अगर वो उन बड़े डीमंस को हरा सकता है तो मैं इन बच्चे जैसे डीमंस का मुकाबला कर ही सकता हूँ। और मैं इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ कि मैं हर दिन और भी ज़्यादा ताकतवर बनता जा रहा हूँ। तभी यामचा एकदम से ख्याली पुलाव बनाने लग जाता है। यामचा बोलता है कि अगर मैं इस तरीके से ताकतवर बनता गया तो मैं जल्दी गोकू को भी कैच कर लूँगा। एटलीस्ट उस गोकू को जिस गोकू को मैंने कई सालों पहले देखा था। शायद मैं सुपर सैयन जितना पावरफुल बन सकता हूँ, जिसका मतलब मैं एक सुपर ह्यूमन बन जाऊँगा। यामचा इतना बोला ही होता है कि तभी एकदम से यामचा का चेहरा रोशनी में चमकने लग जाता है और यामचा किसी चीज़ को नोटिस करता है। और तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि यामचा के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया होता है, जिसके वजह से यामचा काफ़ी दूर जाकर गिरता है और यामचा की हालत ख़राब हो जाती है। यामचा ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका होता है और इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि आखिर वो अटैक करने वाला शख्स कौन था। वो था वीस। वीस की आंखें सेरेफिम रेड होती है और यामचा ने भी वीस को देख लिया होता है। यामचा बोलता है कि वीस, आखिर वीस ये क्या कर रहा है, ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।